हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचयू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए, ये नोट्स आ चुके हैं। नए सिलेबस यानी कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित ये नोट्स हैं। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या की बात की जाए 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए इसमें आपको प्रैक्टिस सेट के अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स भी साथ में फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, किस तरह से दिए गए हैं, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, कितने पेज हैं, कितना प्राइस है, या कोई भी अन्य संबंधित इससे जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एचयू की बात की जाए तो आपका अभी सेकंड पार्ट यानी कि जो आपका सोशल साइंस है उसमें जो 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उनसे रिलेटेड सोशियोलॉजी की जो क्लासेस है वो हो चुकी हैं। अभी एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान से रिलेटेड क्लासेस ली जा रही हैं। एचयू का आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक जगह सारी क्लासेस आपको मिल जाएँगी। वहाँ से आप सारी क्लासेस एक जगह देख सकते हैं। एक सेकंड। यहाँ हुआ था, यहाँ तक हुआ था, ठीक है? 50 प्रश्न हुए थे। चलिए आज यहाँ से शुरू करना है। शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत बच्चे की जन्म से किस आयु सीमा के भीतर होने वाली मौतों को शामिल किया जाता है? जन्म से 28 दिन के भीतर जो शिशु की मृत्यु होती है, उन्हें शामिल किया जाता है, या फिर जन्म से 1 वर्ष के भीतर के बच्चों को, या फिर जन्म से 5 वर्ष के भीतर, या फिर केवल जन्म के समय? यहाँ पर 1 वर्ष यानी कि 12 महीने से कम, ठीक है? उनको इसमें शामिल किया जाता है, उनकी इसमें गिनती होती है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर 28 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर जो शिशु हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको शामिल किया जाता है, तो उसे आप याद रखेंगे, उसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है? नवजात मृत्यु दर में जो कह सकते हैं उम्र है, ठीक है? ये जो वर्ष है बच्चे की, कितने दिन तक जीवित रहा, तो वो 28 दिन या 1 महीने तक रहने वाला है। और जन्म से 1 वर्ष या 12 महीने तक जो होती है, उसमें जब शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत उसे काउंट किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। इससे पहले वाली जो समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की जो क्लासेस हुई थी, उसमें इस तरह के जो प्रश्न थे, वो कराए गए थे। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रश्न है टीबी यानी क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित प्रत्यक्ष उपचार रणनीति का क्या नाम है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डॉट्स हो जाएगा, ठीक ठीक है, डॉट्स हो जाएगा। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम टीबी की बात करते हैं तो टीबी का जो वैश्विक लक्ष्य था टीबी को खत्म करने का, वो 2030 था, ठीक है। भारत ने 5 वर्ष पूर्व ही, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व ही यानी कि 2025 में भारत टीबी मुक्त हो चुका है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संचारी रोग वेक्टर जनित हैं और मच्छरों की विभिन्न प्रजातियों द्वारा
फैलते हैं। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया है डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर से, मलेरिया में दिया गया है मादा एनोफ्लीज मच्छर, फाइलेरिया में है क्यूलेक्स मच्छर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस रोग की बात हो रही है? हंटिंगटन रोग किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार जो तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है, या फिर केवल महिलाओं में होने वाला क्रोमोसोमल विकार है, जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, या फिर विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार जो तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक आनुवांशिक विकार है। अगर माता पिता में से किसी एक को भी या जीन में है, ठीक है, तो बच्चे में बीमारी होने की 50% संभावना रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने शरीर और गति पर जो उसका व्यक्ति का कंट्रोल होता है अपने बॉडी पर, वो क्या होता है? वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। भारत से पोलियो का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका है। कारण है वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था, क्योंकि लगातार 3 वर्षों तक देश में कोई नया स्वदेशी मामला नहीं मिला था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो अभियान कब चला है भारत में? या पोलियो मुक्त अभियान, ये आपका कब चला है? 1995 से। ठीक है, ये याद रखेंगे। और 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ये कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एड्स यानी एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के लिए प्रारंभिक और पुष्टिकरण स्तर पर किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एलिसा टेस्ट हो जाएगा और वेस्टर्न बॉल्ट टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉरेंसिक मानव विज्ञान और अपराध विज्ञान में रक्त समूह की उपयोगिता किन क्षेत्रों में होती है? विकल्प 3 दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है घटना स्थल पर मिले सूखे रक्त के धब्बों से अपराधी के संभावित रक्त समूह का पता लगाना। विकल्प दूसरा है पितृत्व विवाद में यह तय करना कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का जैविक पिता नहीं हो सकता। तीसरा यहाँ है किसी मृत व्यक्ति की केवल हड्डियों को देखकर उसके वर्तमान ब्लड प्रेशर का सटीक पता लगाना। फॉरेंसिक मानव विज्ञान और अपराध विज्ञान में रक्त समूह की उपयोगिता किन क्षेत्रों में होती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लैंडस्टीनर का नियम मानव रक्त समूह के संदर्भ में क्या स्पष्ट करता है? विकल्प ए क्या कह रहा है? जिस एंटीजन की आरबीसी पर उपस्थिति होती है प्लाज्मा में उसी के अनुरूप एंटीबॉडी होनी चाहिए। विकल्प बी कह रहा है यदि लाल रक्त कोशिका पर कोई एंटीजन उपस्थित है तो प्लाज्मा में उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, और यदि एंटीजन अनुपस्थित है तो वह एंटीबॉडी मौजूद होगी। तीसरा है रक्त हमेशा धमनियों में ही बहता है, और चौथा चौथा कारण यहाँ पर यानी कि जो आपका चौथा विकल्प डी है, आरएच फैक्टर केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर लैंडिस्टीनर नियम क्या कहता है? यदि लाल रक्त कोशिका पर कोई एंटीजन उपस्थित है तो प्लाज्मा में उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, और यदि एंटीजन अनुपस्थित है तो वह एंटीबॉडी वहां पर क्या होगी? मौजूद होगी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। RH नेगेटिव रक्त समूह के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर मानव विज्ञानी अध्ययनों के अनुसार किस विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक समूह में इसकी आवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है? एशियाई जनसंख्या, बास्क समुदाय और कोकेशियान आबादी, अफ्रीकी जनजातीय या फिर ऑस्ट्रेलियाई एबॉरिजिनल। यहाँ पर बताएं क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? आपातकालीन स्थिति में जब मरीज का रक्त समूह अज्ञात हो तो डॉक्टर बिना किसी जांच के सुरक्षित रूप से ओ नेगेटिव रक्त चढ़ा सकता है। कारण है, ओ रक्त कोशिकाओं पर ना तो एंटीजन ए होता है और ना ही बी एंटीजन होता है और ना ही RH एंटीजन होता है, जिससे प्राप्तकर्ता का शरीर पर कोई रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की यहाँ पर सही व्याख्या है। प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को समाज और परिवार के स्तर पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका अध्ययन एक एचईओ को करना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को करना चाहिए? देखिए, पहला है बार बार होने वाले तीव्र बदन दर्द के कारण कार्य क्षमता और स्कूल से अनुपस्थिति। दूसरा विकल्प है बार बार खून चढ़ाने के कारण भारी आर्थिक बोझ। तीसरा है समाज द्वारा इसे एक संक्रामक या छूत की बीमारी मान करके मरीज का सामाजिक बहिष्कार करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, ये जो एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया है, ये क्या है? ये एक आनुवांशिकी है बीमारी। ठीक है, ये क्या है? आनुवांशिकी बीमारी। ये किसी छूने से नहीं होती कि छू दिया जाए, किसी को छू लेने से ये बीमारी फैल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि लोगों में जागरूकता या हम कहें साक्षरता की कमी होती है, जिस वजह से गाँवों में मरीज को इस तरह के स्टिग्मा को झेलना पड़ता है, कलंक का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुष्ठ रोग के पूर्ण उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP। यहाँ पर क्या हो जाएगा? NLEP हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अगर हम कुष्ठ रोग की बात करें, ठीक है, याद रखेंगे कुष्ठ रोग दिवस कब बनाया जाता है भारत में? तो ये 30 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को बनाया जाता है, ये याद रखेंगे। कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को बनाया जाता है, और यह क्या है? एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग है, इसे आप याद रखेंगे। बैक्टीरिया जनित रोग है, ये क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से ये होता है। माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मानव आनुवंशिकी में सह प्रभाविता का सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण कौन सा मानवीय लक्षण है? आंखों का रंग, AB रक्त समूह, मनुष्य की लंबाई, घुंघराले बाल। मानव आनुवंशिकी में सह प्रभाविता का सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण कौन सा मानवीय लक्षण है?
यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी रक्त समूह, ठीक है? ए बी रक्त समूह ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? सहप्रभाविता क्यों कहते हैं? इसमें ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें जीन ए और जीन बी ये दोनों ही एक साथ पूरी तरह व्यक्त होते हैं, कोई भी एक दूसरे को दबाता नहीं है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? सहप्रभाविता इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कथन देखिए क्या कह रहा है? शहरों में मच्छर जनित बीमारियां जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया मानसून के बाद तेजी से फैलती है। कारण है शहरी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, कूलर, गमलों, कबाड़ में साफ पानी का जमा होना, एडीज मच्छर के पनपने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जेनेटिक काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए मरीज को महंगी दवाइयाँ बेचना। दूसरा विकल्प बी कह रहा है आनुवांशिक विकारों के इतिहास वाले परिवारों को भावी बच्चों में बीमारी होने के जोखिम और विकल्पों के बारे में वैज्ञानिक सलाह देना। ऑप्शन सी है सांक्रामक रोगों का टीका लगाना। ऑप्शन डी जुड़वा बच्चे पैदा करने की तकनीकी बताना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विकारों के इतिहास वाले परिवारों को भावी बच्चों में बीमारी होने के जोखिम और विकल्पों के बारे में वैज्ञानिक सलाह देना। यहाँ पर आपका विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है? खास करके स्किल सेल बेल्ट वाले जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं उसमें शादी से पहले जेनेटिक एक तरह से हम कह सकते हैं स्किल सेल कार्ड होता है उसका मिलान किया जाता है और फिर उसके बाद विवाह करने की सलाह दी जाती है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ये इस तरह की बीमारी ना पाई जाए, ठीक है? वो पीढ़ी क्या हो? सुरक्षित हो, ठीक है? यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए किस संचारी रोग को हैंडशेक या सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलाया जा सकता, फिर भी समाज में उसके प्रति भारी भेदभाव है। इन्फ्लुएंजा है, एचआईवी है, कोरोना वायरस है या फिर कवक संक्रमण यहाँ पर दिया गया है। तो कौन-सा है? स्टिग्मा के साथ जुड़ी हुई बीमारी कौन-सी है? एचआईवी एड्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य के मापदंडों को बेहतर करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है? 3 यहाँ पर कथन दिए गए। पहला है ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन। दूसरा है शुद्ध पेयजल आपूर्ति की निगरानी करना। तीसरा है वीएचएनडी ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता दिवस पर महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। मानव विज्ञान में प्रयुक्त शब्द एंडोगैमी का क्या अर्थ है जो आनुवांशिक रोगों को बढ़ावा देता है? देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। विकल्प बी है अपने ही सामाजिक समूह या फिर जाति या जनजाति के भीतर विवाह करना, एक से अधिक पत्नियाँ रखना या फिर बिना विवाह के साथ रहना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अपने ही सामाजिक समूह या अपनी ही जाति जनजाति के भीतर विवाह करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मॉन्टेक्स टेस्ट का उपयोग किस संचारी रोग के प्रारंभिक निदान या स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका टीबी होगा, क्षय रोग। ऑप्शन बी यहाँ सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन क्या कह रहा है? आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाली महिलाओं को अपनी पहली गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती, भले ही बच्चा आरएच पॉजिटिव हो। कारण पहली गर्भावस्था के समय माता का शरीर शिशु के आरएच एंटीजन के संपर्क में प्रसव के दौरान आता है, जिससे एंटीबॉडी बनने में समय लगता है और पहली संतान सुरक्षित पैदा हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा आपका?
यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए होगा। कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की यहाँ पर आपकी सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जो वैश्विक जन स्वास्थ्य नीतियां निर्धारित करता है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? जेनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा, डब्ल्यूएचओ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूएचओ की अगर हम स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? तो 1948 याद रखेंगे। 1948 में 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना वाले दिन। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसी दिन से यानी कि 7 अप्रैल से ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा वर्तमान में अगर हम डब्ल्यूएचओ के अगर हम सदस्य देशों की बात करें, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने हैं, तो याद रखेंगे 190 आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, 194 सदस्य देश हैं इसके मेंबर, है ना, मेंबर की बात हो रही है। 194 कंट्रीज है इसके मेंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शंस के कारण होता है, जिसमें महिला में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है? डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और थैलेसीमिया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होगा। इससे ग्रसित जो महिला होती है, उसका जो शारीरिक विकास होता है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर और आम तौर पर वे बाझपन का शिकार होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टर्नर सिंड्रोम होगा। विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हेपेटाइटिस बी से संबंधित प्रश्न है। यह शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करने वाला संचारी रोग है? फेफड़े, यकृत, हृदय, गुर्दा यहाँ पर दिया गया है। गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? आपका लिवर हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? लिवर को प्रभावित करता है। यकृत ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह से प्रश्न आए तो 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वायरस जनित ये रोग है। लिवर में सूजन, सिरोसिस और कैंसर का ये कारण बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका लिवर होगा। बी यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, किसी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को व्यवहार परिवर्तन संचार मॉडल तैयार करते समय किन 3 चरणों से गुजरना पड़ता है? पहला है जानकारी देना, दूसरा है दृष्टिकोण बदलना, तीसरा है अभ्यास में लाना। यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? जानकारी देना, दृष्टिकोण को बदलना, अभ्यास में लाना, ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन सी। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, एंटीजन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जो मानव रक्त समूह का निर्धारण करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि जो आपकी आरबीसीज होती हैं उनकी सतह या झिल्ली पर। दूसरा ऑप्शन बी विकल्प है रक्त प्लाज्मा के भीतर तैरते हुए। विकल्प सी है डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कोशिकाओं के केंद्रक में। या फिर विकल्प चौथा डी यहाँ पर हड्डियों के मज्जा में यहाँ पर दिया गया है। एंटीजन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जो मानव रक्त समूह का निर्धारण करते हैं? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली सतह पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।